हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीपीसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन। दुग्ध अस्कंदन जो होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, उच्चतर कथन दिया है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही हैं, वो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पास्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। फिर निम्न में सही कथन है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। तो ऊंचाई की जगहों पर पानी जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, अतः जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे काफ़ी आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो कारण इसका दिया है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो जो ए है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये सही है। परंतु जो नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है ये गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को नहीं बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, वह कोलाइडरी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। तो ये हो जाएगा गैस में द्रव। अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। तो 2882। अगला प्रश्न है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये पोटेशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो इसमें हो जाएगा लिथियम एवं ऑस्मियम सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु है। तो जो लिथियम वो धातु है वो सबसे हल्की है और ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व है। तो ये तो हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है। तो ये प्लेटिनम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न है, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है। तो मोती के जो मुख्य अवयव हैं वो हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण इसका है, सोडियम धातु वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो जो ए है वो सही है। सोडियम धातु का जो संचयन किया था वो मिट्टी के तेल में ही किया जाता है, मतलब केरोसिन में किया जाता है। और जो धातु सोडियम जो धातु है वायु के प्रभाव में वो गलती नहीं है। तो ये आर हो जाएगा गलत। यहाँ पे अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं। तो इन लैंपों में जो उपयोग करते हैं वो सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर
विभक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो पारा, वाष्प तथा आर्गन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को अम्ल राज में घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध लोहा शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है वो शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। तो ये जो होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। अगला प्रश्न है, हीरा सही सुमेलित है। तो हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। अगला है संगमरमर। तो संगमरमर में जो उपस्थित होता है वो कैल्शियम। अगला प्रश्न है, अगला जो है बालू। तो बालू में जो होता है सिलिकॉन, SI की मात्रा होती है सिलिकॉन। माणिक्य में होता है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का होता है सोडियम। अगला प्रश्न है, इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो जो सोने का घनत्व होता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके बाद ही पारा हो जाएगा, इसके बाद सबसे लास्ट में इस्पात। अगला प्रश्न है, स्टील, पीतल, ब्रांज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तो जो मिश्र धातु नहीं है वो तांबा जो मिश्र धातु नहीं है। अगला जो कथन यहाँ पे दिया है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यसद में उपचयन क्षमता है। तो यसद यहाँ पे जस्ते के लिए प्रयोग किया गया। जस्ते में उपचयन क्षमता होती है। तो जस्ते में जो जंग जल्दी नहीं लगता है, यहाँ ये सही है ए। तो आर जो ए का वो सही स्पष्टीकरण है। जो जस्ते में उपचयन की क्षमता होती है इसी कारण इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है। जस्ते की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें जस्ता की परत विद्यमान रहती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपित होना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपित होना। अगला प्रश्न है, वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, पारद मिश्र धातु है। तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है। तो अमलगम लोहा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, जस्ता, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। तो इसमें पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका जो होता है टीन तथा शीशे की मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु होता है। फिर है सही सुमेलित है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है वो निकल अवेलेबल होता है। फिर शोल्डर में टिन, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन, और हाइपो जो होता है वो सोडियम अवेलेबल होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। अगला प्रश्न है, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है।